31 अगस्त को अमेरिका को अफगानिस्तान से लौटना है। उससे पहले काबुल आतंक के रॉकेट रण से दहल गया है। आतंकियों ने एक बार फिर काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने की कोशिश की है। बताया गया है कि काबुल एयरपोर्ट को निशाना बनाकर 5 रॉकेट दागे गए, लेकिन अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम कर दिया। हमले की जिम्मेदारी ISIS ने ली है। अमेरिकी सैनिकों की वापसी की डेडलाइन से ठीक एक दिन पहले जैसा अंदेशा था, सोमवार काबुल में ठीक उसी अंदाज में सुबह हुई। एयरपोर्ट से उठता धुआं इसी का सबूत है। सड़कों पर उठती आग की लपटें और धुआं भी इसी बात का सबूत है। सुबह सुबह काबुल एयरपोर्ट को निशाना बनाकर एक के बाद एक 5 रॉकेट दागे गए। इन रॉकेटों को एक विमान में रखकर एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। इन रॉकेटों के कारण कई जगहों पर आग लग गई और अलग अलग जगहों पर धुआं उठता दिखा। बताया गया कि एक मिसाइल सीधे एक घर से जा टकराई। स्थानीय मीडिया का दावा है कि काबुल एयरपोर्ट के पास यूनिवर्सिटी के किनारे एक कार से रॉकेट दागे गए। जल चुकी इस कार में रॉकेट लॉन्चर सिस्टम था। अमेरिकी सेना ने एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर दूर ही इस कार को राख में बदल दिया। बताया गया कि कई रॉकेटों को काबुल एयरफील्ड डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। बताया गया कि वाहनों पर रखकर दागे गए इन रॉकेटों को अमेरिकी डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने समय रहते इंटरसेप्ट कर लिया। इंटरसेप्ट यानी अपनी तरफ आते किसी रॉकेट या मिसाइल का पता लगाकर फौरन जवाबी कार्रवाई करना या हमले को नाकाम कर देना। काबुल की सड़कों से जो तस्वीरें आई हैं, वो उसी की गवाही दे रही हैं। रॉकेट हमले के कुछ ही घंटे के अंदर प्रेस सचिव जेन साकी का बयान आ गया। इसमें कहा गया कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुल्विन और चीफ ऑफ स्टाफ रॉन क्लेन ने रॉकेट हमले के बारे में राष्ट्रपति को जानकारी दी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन को बताया गया कि एयरपोर्ट पर ऑपरेशन जारी है और सुरक्षा बल की रक्षा के लिए जो कुछ भी होना चाहिए, उन कोशिशों को प्राथमिकता के आधार पर दोगुना कर दिया गया है। हमले के बावजूद एयरपोर्ट से अमेरिका और दूसरे देशों के विमानों का आना जाना लगा रहा। काबुल एयरपोर्ट से अमेरिकी सेना के मालवाहक विमान को भी उड़ान भरते देखा गया। ऐसा लग रहा है कि एक दिन बाद यानी 31 अगस्त की तय डेडलाइन के मुताबिक अमेरिका अपने ऑपरेशन खत्म कर देगा। अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने की तारीख जैसे जैसे करीब आई, बम धमाकों और आतंकी हमले की कोशिशें भी तेज हो गई। अमेरिका लगातार बम धमाकों और आतंकी हमले को लेकर अलर्ट भी जारी कर रहा है। संकेत बहुत साफ है, तालिबान के शासन में अफगानिस्तान को अपने मसले अब खुद ही हल करने होंगे और 31 तारीख की डेडलाइन खत्म होने के बाद विदेशी सेना की मौजूदगी में आतंकी हमलों के बढ़ने का अंदेशा भी है। इसकी झलक बीते 5 दिनों से लगातार मिल रही है। गुरुवार को एयरपोर्ट के बाहर और आसपास हुए 3 धमाकों से जो सिलसिला शुरू हुआ, वो चल पड़ा है। जब ऐसे हमले बढ़ गए तो एक दिन पहले शाम को अमेरिका ने ISIS खुरासान के आत्मघाती हमलावरों पर ड्रोन से हमला किया। काबुल एयरपोर्ट के पास हुए इस हमले में अब तक करीब 10 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका की तरफ से दावा किया गया कि उसने विस्फोटकों से भरे गाड़ी पर हमला किया, जिसमें बैठकर आत्मघाती हमलावर काबुल एयरपोर्ट पर एक बार फिर से हमला करने जा रहे थे। अमेरिकी सेना का दावा है कि हमले के बाद जिस तरह से कुछ और धमाके हुए, उससे साबित होता है कि हमलावरों की गाड़ी में विस्फोटक भरे हुए थे। हालांकि वक्त रहते पता चल जाने से साजिश को नाकाम कर दिया गया। काबुल एयरपोर्ट के पास हुए इस हवाई हमले के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग चीखते चिल्लाते हुए अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। जिस जगह हमला हुआ वहां से धुआं भी उठता दिखाई दिया। हमले के बाद कई लोग घरों की छतों पर भी भागते दिखाई दिए। हमले के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। په انفجار کې لګېدلی نه یم. زه چې امریکایانو ډزې پیل کړو، یو ډز په لاس ولګېدم، یو ډز دلته په پښتۍ ولګېدم او هغې نه بعد نور زه خپله بېهوښه شوی وم، پوه شوی نه یم. بیا دونه شهیدان او زخمیان نه وو کله چې امریکایان ډزونه پیل کړو او کیمیاوي ګاز استعمال کړو. نو وروسته دونه زخمیان او شهیدان شو इससे पहले काबुल एयरपोर्ट पर 26 अगस्त को ISIS खुरासान ने आतंकी हमला किया था, जिसमें 170 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 13 अमेरिकी सैनिक भी शामिल थे। इस घटना के 2 दिन बाद यानी 28 अगस्त को अमेरिका ने नांगरहार इलाके में मौजूद ISIS खुरासान के ठिकानों पर हवाई हमले कर हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराया। एक दिन पहले भी अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट के पास ड्रोन अटैक कर विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी को उड़ा दिया। चूंकि इस वक्त दुनिया भर की नजरें अफगानिस्तान पर टिकी हैं, इसलिए काबुल की सड़कों पर अब तालिबान की स्पेशल फोर्स बदरी 313 उतर गई है। इस खास फोर्स का मकसद फिलहाल हालात को काबू में करना है। अफगानिस्तान के हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सैनिकों की मौजूदगी में ही आतंकी हमलों का सिलसिला शुरू हो गया है। जो कुछ अमेरिकी सैनिक बचे हैं, मंगलवार को उनकी वापसी होनी है। इसके बाद काबुल सहित देश के बाकी हिस्सों में भी तालिबान खुरासान की जंग और आतंकियों के जुल्मों में बढ़ोतरी हो सकती है।
मानवाधिकार की दुहाई देने वाले तालिबान ने सरकार बनाने से पहले ही मीडिया पर शिकंजा कस दिया है। पत्रकारों को धमकी और पिटाई के बाद अब नौबत बंदूक दिखाकर इंटरव्यू करवाने तक आ पहुंची है। अफगानिस्तान के एक न्यूज चैनल के स्टूडियो में तो एक दो नहीं, पूरे 7 आतंकी AK-47 लेकर घुस गए और इंटरव्यू के दौरान एंकर के पीछे सवाल जवाब खत्म होने तक खड़े रहे। अफगानिस्तान से जैसी तस्वीरें आ रही हैं, वो आजाद मीडिया की मौत की मुनादी कर रही हैं। तालिबान की कथनी और करनी में कितना अंतर है? तालिबान के वादे कितने झूठे हैं? सत्ता में वापसी के बाद तालिबान जुल्म और ज्यादती का कैसा कीर्तिमान रचने वाला है, इस तस्वीर में उसकी झलक देखी जा सकती है। ये एक न्यूज चैनल का स्टूडियो है जिसमें एंकर के सामने तालिबान का एक नेता बैठा है और पीछे 7 हथियारबंद आतंकी। जिन तालिबान ने काबुल में कदम रखने के बाद जनता से नहीं डरने की अपील की थी, जिन तालिबान ने अफगानिस्तान में मीडिया की आजादी के वादे और दावे किए थे, सरकार बनाने से पहले ही उस तालिबान का असली चरित्र सामने आने लगा है। इन तस्वीरों में एंकर के पीछे मौजूद आतंकियों की बंदूकें उनकी पीठ पर तनी हैं और एंकर कैमरे की तरफ मुखातिब होकर दर्शकों से कह रहा है, डरो मत, इस्लामिक अमीरात में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। बताया गया कि स्टूडियो में एंकर अशरफ गनी सरकार के गिरने के बारे में बात कर रहा है। एंकर बता रहा है कि इस्लामिक राज का कहना है कि अफगानों को उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। न्यूज एंकर के पीछे खड़े हथियारबंद आतंकी एंकर के हर शब्द को न केवल ध्यान से सुनते बल्कि एंकर पर नजर भी रखते दिखे। इस इंटरव्यू के वक्त एंकर स्टूडियो में बैठे तालिबानी नेता से सवाल तो करता नजर आता है, लेकिन उससे आंखें मिलाता नहीं। एंकर के सवाल के जवाब में तालिबानी आतंकी एक लिखा बयान पढ़ता दिखता है जिसमें अफगानिस्तान, अमेरिका और जिहाद का जिक्र है। د दुनिया जाबिर ځواک امریکا متحدینو وطن اشغال کړی وو، د وحشت په ځای ایجاد کړی و، نو مجاهد ورس تر هغه په مقابل کې جهاد وکړو، پر اتک سره پیمانه کړو، مات سره مخ। बंदूक के साए में हो रही पत्रकारिता तालिबान की सरकार बनने से पहले ही आने वाले दिनों में मीडिया की दशा और दिशा बताने लगी है। तालिबान के शासन के दौरान मीडिया और महिलाओं के हक को लेकर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हुए, लेकिन तालिबान के नेताओं ने काबुल में वापसी के बाद दावा किया है कि वो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए दोनों को हक देंगे और दुनिया को तालिबान के नेताओं ने भरोसा भी दिया है। तालिबान के नेताओं ने दावा किया है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए शरिया कानून के तहत मीडिया और महिलाओं को हक दिया जाएगा, लेकिन हर बीतते दिन के साथ तालिबान के चेहरे से नकाब हटता जा रहा है। स्टूडियो में गन पॉइंट पर इंटरव्यू के पहले काबुल में एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर पर भी हमला हो चुका है। तब उस रिपोर्टर ने भी तालिबान पर ही हमले का आरोप लगाया था और दावा किया था कि उन्हें नहीं पता कि उन पर हमला क्यों हुआ। यही नहीं, तालिबान की वापसी के साथ ही कामकाजी महिलाओं की नौकरी भी छिन गई है और महिलाएं घर में रहने को मजबूर कर दी गई हैं। अफगानिस्तान में महिलाओं को समान हक देने का वादा करने वाले तालिबानियों ने सरकारी टीवी चैनल की एंकर खादिजा अमीन को बर्खास्त कर दिया है। उनकी जगह एक पुरुष तालिबानी एंकर को बिठाया गया है। वहीं एक अन्य महिला एंकर शबनम दावरान को भी काम करने से रोक दिया गया। कुछ दिनों पहले शबनम दावरान ने आरोप लगाया था कि हिजाब पहनने और ID कार्ड लाने के बाद भी उन्हें ऑफिस में घुसने नहीं दिया गया। शबनम को कहा गया कि अब तालिबान राज आ गया है और उन्हें घर जाना होगा। दुनिया के किसी भी हिस्से में गैर लोकतांत्रिक तरीके से बनाई गई सरकारों को मीडिया की आजादी मंजूर नहीं। अफगानिस्तान में तो सत्ता में वो तालिबान आने वाले हैं जिसे दुनिया आतंकी संगठन मानती रही है। ऐसे संगठन के सत्ता में आने पर मीडिया को काम करने की खुली छूट मिलेगी, ये सोचा भी नहीं जा सकता। और तालिबान का पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा है। ये पंजशीर प्रांत अफगानिस्तान का इकलौता इलाका है जहां तालिबान घुस भी नहीं पाया। और जिस संगठन की वजह से तालिबान पंजशीर में घुसने से घबराता है उसका नाम है नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान, जिसे NRF के नाम से जाना जाता है। इस संगठन का दावा है कि ये लड़ाई अकेले एक इलाके की नहीं बल्कि पूरे अफगानिस्तान की है। न्यूज 18 के जावेद मंसूरी ने इसी संगठन के प्रवक्ता फहीम दश्ती से खास बातचीत की। काबुल से महज 150 किलोमीटर दूर पंजशीर नदी के किनारे बसा पंजशीर का यही वो इलाका है जो उस तालिबान की आंख में चुभने लगा है जिसने अपने बंदूक के दम पर पूरे अफगानिस्तान पर अपना परचम फहरा दिया।
पंजशीर के अभेद किले की कमान शेर पंजशीर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद कर रहे हैं। पंजशीर में अहमद मसूद के अलावा अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह साले, अशरफ गनी सरकार में अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी और देश नहीं छोड़ने वाले पूर्व सैन्य प्रमुख भी शामिल हैं। उसी पंजशीर गढ़ में नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान नाम का गुट भी शामिल है, जिससे तालिबान वाकई खौफ खाता है। इस गुट के लड़ाके दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देने का हुनर जानते हैं। उसी एनआरएफ के प्रवक्ता हैं फहीम दश्ती। न्यूज 18 के जावेद मंसूरी ने फहीम दश्ती से लंबी बातचीत की और अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के साथ साथ तालिबान के साथ उनकी बातचीत के बारे में विस्तार से चर्चा की। अभी क्या ताज़ा हालात हैं पंजशीर के, क्योंकि आप लगातार मुकाबला कर रहे हैं तालिबान का? Thanks for having me. In fact, there was no any clash so far. Taliban did not attempted to break the war, and we are not willing to break the war. Our intention is to give a chance for negotiation, peace. अफगानिस्तान में सरकार बनाने की कोशिशों के बीच सरकार में अपनी और तालिबान की भूमिका पर फहीम दश्ती ने स्थिति साफ कर दी। सर, आर यू निगोशिएटिंग विद तालिबान एज यू सेड? हम ये जानना चाहेंगे कि अभी क्या बातचीत हुई है, आप लोगों की बातचीत हो चुकी है, या अगर हुई है तो कितने दौर की बातचीत हुई है और किन शर्तों के साथ बातचीत हो रही है? From the first days that Taliban captured Kabul, we were receiving direct and indirect messages, and after a few days they have sent a delegation to negotiate here with the leaders of the National Resistance Front of Afghanistan. And then 3 days ago, a delegation from our side was going to a neighboring province of Panjshir. We call it Parwan province, and the negotiations happened there. And after that, another delegation of Taliban came to Panjshir. So the negotiation is going on. I cannot go to the details. This is not the time to talk about the details. But there is no conditions from our side. There is a vision that I have already explained to you. We are entered the negotiations based on that vision. लेकिन काबुल हमले के बाद पैदा हुए हालात पर रोशनी डालते हुए फहीम दश्ती ने एक बात साफ कर दी कि आखिर क्यों तालिबान पर से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। एंड सर, अब जिस तरह के काबुल में हालात बने हैं, अभी हमने देखा रिसेंटली काबुल एयरपोर्ट पर एक बड़ा अटैक भी हुआ, टेररिस्ट अटैक। तो आप क्या मानते हैं ये किस तरह से ISIS खुरासान ने इसकी जिम्मेदारी ली है? तो क्या कहाँ चूक हुई है? तालिबान कह रहा था कि वो लगातार सुरक्षा देगा, लेकिन 200 के करीब लोग वहाँ पर मौत हुई है। इस पर क्या कहना है आपका? I think that will raise two big questions. First, Taliban have promised to bring security for all the people of Afghanistan, and they have failed. And there were attacks, and lots of people of Afghanistan have been killed, and lots of others have been wounded. So that shows that this is the failure of Taliban to bring security. From other hand, Taliban has promised to the United States and its allies that they will not let any terrorist groups to make any operation against the interests of US and its allies. So the question is, if Taliban cannot prevent their activities inside Kabul, around the airport of Kabul, which is one of the most secure places in Kabul. जाहिर है अफगानिस्तान में किसी भी सूरत में अब तालिबान का एक छत्र राज्य नहीं होने वाला। अफगानिस्तान के पंजशीर घाटी में बेशक बंदूकें खामोश हैं, लेकिन जंग के हालात कभी भी बन सकते हैं। यहाँ पंजशीर में कई प्रांतों के लोग एक साथ परचम तले इकट्ठा हैं और निशाने पर है तालिबान। तालिबान राज में अफगानिस्तान में पैसों का अकाल है, ज्यादातर बैंक बंद हैं और पैसे निकालने के लिए एटीएम के बाहर लोग भूखे प्यासे लाइनों में लगे हैं। हालात यह है कि पैसे निकालने के लिए परेशान भीड़ बेकाबू हो रही है, जिन्हें रोकने के लिए तालिबानी आतंकियों को फायरिंग करनी पड़ रही है। काबुल की सड़क पर
आती जाती गाड़ियों की फांक से जो तस्वीरें दिख रही हैं, वो एक बैंक के बाहर जमा भीड़ की है। हाथों में हथियार लिए जो लोग नजर आ रहे हैं वो तालिबानी आतंकी हैं और उनके सामने जमीन पर बैठे लोग, और भीड़ उन लोगों की है जो बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पहुंचे हैं। तभी अचानक तालिबानी आतंकियों के हाथों में मौजूद बंदूकें गरज उठती हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में दहशत फैल जाती है। बंदूक का मुंह भले ही आसमान की तरफ हो, लेकिन कभी बैठकर तो कभी खड़े होकर फायरिंग करने वाले तालिबानी आतंकियों के मिजाज को यहाँ हर कोई जानता है। इसके बावजूद पैसे निकालने के लिए अगर भीड़ बेकाबू हो पड़ती है और तालिबानी आतंकियों को फायरिंग करने पर मजबूर होना पड़ रहा है, तो लोग अपने ही पैसे के लिए किस तरह परेशान हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से वहां का आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। दफ्तरों में काम करने वाले लोग डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। उद्योग धंधे और व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। बैंकों की हालत तो ऐसी है कि वहां के कर्मचारियों को पिछले 6 महीने से तनख्वाह ही नहीं मिली। लोग पैसों की किल्लत के चलते अपने घरों के सामान तक को सड़क के किनारे बेचने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे हालात में जो बैंक एटीएम खुले हैं, उनके बाहर भी लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ये तस्वीर काबुल के एजीजी बैंक के बाहर की है, जहां पैसे निकालने के लिए एक दिन पहले ही लोग लाइन में लग गए। कई लोग बीती रात से ही भूखे प्यासे इस लाइन में लगे हैं। नकदी के संकट को देखते हुए बैंकों ने एटीएम से कैश की निकासी सीमा को कम कर दिया है। ऐसे में अब अफगानी नागरिक एटीएम से केवल $200 तक की नकदी ही निकाल सकते हैं। आर्थिक तंगी को देखते हुए काबुल में सैकड़ों अफगानी गुस्से में बैंकों के बाहर विरोध प्रदर्शन भी करते दिखे। इन प्रदर्शनों में बैंक के कर्मचारी भी शामिल हुए। एक तरफ लोग पैसों के लिए परेशान हैं, तो दूसरी तरफ तालिबान के खौफ से देश छोड़कर भागने के लिए काबुल एयरपोर्ट के बाहर अब भी हजारों लोगों की भीड़ लगी है। एयरपोर्ट के बाहर खाने पीने का इंतजाम नहीं होने से अफरा तफरी का माहौल है। बताया गया कि एयरपोर्ट के बाहर पानी की एक बोतल $40 यानी करीब 3000 रुपए में बिक रही है। वहीं एक प्लेट चावल $100 यानी करीब 7500 रुपए में मिल रहा है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि दुकानदार अफगानिस्तान की मुद्रा की जगह डॉलर में ही भुगतान की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अफगानिस्तान छोड़ने की आस में एयरपोर्ट पर जमा लोगों के भूखे प्यासे मरने की नौबत आ गई है। वो बिना कुछ खाए पिए धूप में खड़े होने पर मजबूर हैं और इस वजह से बेहोश होकर गिर रहे हैं। इसके बावजूद तालिबानी उनकी मदद करने की बजाय उनसे मारपीट कर रहे हैं। और इस बीच संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी ने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान अब भूखमरी की चपेट में आ रहा है। अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। अफगान संकट के बीच वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट जारी की है और इसके मुताबिक हर 3 में से 1 अफगानी यानी करीब 1,40,00,000 लोग भूखे हैं। 20 लाख बच्चे कुपोषण का शिकार हैं और इसे तुरंत मदद की जरूरत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फसलें नहीं है, बारिश नहीं हो रही है, पीने का पानी नहीं है, लोग गरीबी में जी रहे हैं। और किसी भी मुल्क के राष्ट्रपति के लिए इससे ज्यादा मुश्किल की घड़ी कोई और नहीं हो सकती, जब उसे अपने नौजवान सैनिकों के शवों के सामने खड़े होकर श्रद्धांजलि देनी पड़े। ये मुश्किल का दौर इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के सामने आकर खड़ा हो गया है। रविवार को जिस वक्त काबुल की शाम दहल रही थी, अमेरिका के डोवर एयरबेस पर आंसुओं की बरसात हो रही थी, क्योंकि वहां 13 सैनिकों के शव थे और सन्नाटे में चीखती सिसकियां। रविवार की शाम जिस वक्त काबुल का आसमान काले धुएं से झुलस रहा था, ऐन उसी वक्त 7 समंदर पार अमेरिका में मौत का मातम पसरा हुआ था। अमेरिका के सैनिक एयरपोर्ट डोवर में फौजी बूटों के अलावा या तो सैनिक कमांड या फिर सिसकियां सुनाई दे रही थी, और ये सब कुछ अपनी नम आंखों से देख रहे थे अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिनके सामने उन सैनिकों के शव अमेरिकी झंडों में लिपटे रखे थे जो 2 रोज पहले काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमलों में हताहत हुए। काबुल में हुए घातक हमले में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की उम्र महज 20 से 31 साल के बीच की ही थी।
इसमें एक 20 साल का मरीन भी शामिल है जिसकी पत्नी अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली है। इसके अलावा शहीदों के शवों के बीच एक शव 22 साल के नेवी कोरमैन का भी है जिसने अपनी आखिरी बातचीत में अपनी मां को इस बात का भरोसा दिलाया था कि उसे कुछ नहीं होगा। अमेरिकी सैनिकों में से 5 शव ऐसे थे जो सिर्फ 20 साल के हैं। यही वजह है कि अपने नौजवान सैनिकों के शवों को देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति भी भावुक हो गए। हो भी क्यों ना, क्योंकि वो भी एक पिता हैं और औलाद खोने का दर्द बाइडन बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अमेरिका के पूर्वी तट पर वॉशिंगटन से करीब 2 घंटे की दूरी पर मौजूद डोवर एयरबेस का माहौल बेहद भारी था। चारों तरफ सन्नाटा था और गम के गहरे समंदर में डूबे परिवार के लोगों की सिसकियां उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। बाइडन खड़े थे और उनका हाथ सीने पर था। राष्ट्रपति के रूप में बाइडन शायद पहली बार ऐसे किसी कार्यक्रम में शामिल हुए जहां शहीदों के शवों के सामने श्रद्धांजलि दी जा रही हो। शायद इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए भी ये उनके कार्यकाल का सबसे मुश्किल पल था। काबुल से अमेरिका के शहीद हुए 13 सैनिकों के शव को ताबूत में बंद करके उन्हें पूरे सम्मान के साथ अमेरिकी झंडों में लपेट कर लाया गया था। इन सैनिकों को विमान C-17 से लाया गया था और बड़े ही परंपरागत तरीके से एयरपोर्ट पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम चल रहा था। राष्ट्रपति जो बाइडन ने काबुल में शहीद हुए 13 सैनिकों के परिवार के सदस्यों से मुलाकात भी की और बाइडन ने सैनिकों के लिए शोक भी जताया। बाइडन ने कहा, यही सैनिक असली हीरो हैं जिनकी बदौलत ही 1,17,000 लोगों को सुरक्षित निकाल कर लाया जा सका। काबुल के कायराना हमले में जिनकी जानें गईं, उनमें से कुछ की उम्र महज 20 साल थी, उतनी ही जितने साल अफगान युद्ध चला। काबुल में हुए बम धमाके और उसमें 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद अफगानिस्तान में अमेरिका बदला लेने पर एक बार फिर उतारू होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाइडन ने अपने बयान में ये साफ इशारा कर दिया है कि हमलावरों को बिल्कुल माफ़ी नहीं दी जाएगी। बाइडन ने साफ किया कि ISIS को बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया जा सकता है, उन्हें ढूंढेंगे और फिर सजा देंगे। यही वजह है कि काबुल में अमेरिका ने अपनी मोर्चाबंदी एक बार फिर से तेज कर दी है। जो बाइडन परिवार को काबुल में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि उस वक्त दे रहे थे जब डोवर एयरबेस से करीब 11,000 किलोमीटर दूर काबुल में हालात बारूदी धुएं से सराबोर हो रहे थे। अमेरिकी सैनिकों की वापसी की डेडलाइन से ठीक एक दिन पहले खुफिया एजेंसियों के अंदेशे को सच की जमीन पर उतरने से बचाने की कोशिश में काबुल दहला था। सड़कों पर उठी आग की लपटें और धुआं इसी बात का सबूत है। सुबह सुबह काबुल एयरपोर्ट को निशाना बनाकर एक के बाद एक 5 रॉकेट दागे गए। इन रॉकेटों को एक वाहन पर रखकर एयरपोर्ट को निशाना बनाकर दागा गया। इन रॉकेटों के कारण कई जगहों पर आग लग गई और अलग अलग जगहों पर धुआं उठता दिखा। बताया गया कि एक मिसाइल सीधे एक घर से जा टकराई। यकीनन राष्ट्रपति जो बाइडन के लिए ये मुश्किल वक्त है और इसी मुश्किल वक्त में जो बाइडन ने कसम खाई है कि शहीद सैनिकों के खून की एक एक बूंद का वो बदला लेकर रहेंगे। और इसी के साथ ही बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कुछ और अहम खबरें डंके की चोट पर।